हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा सेकेंड लेक्चर इकोनॉमिक्स का। सेम चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन। माइक्रो और मैक्रो का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने समझ लिए थे कि थोड़ा सा माइक्रो इकोनॉमिक्स भी समझ गए थे, उसका हिस्ट्री भी हमने देखा था और स्कोप भी देख लिया था। थोड़ा सा हिस्ट्री याद करते हैं। हिस्ट्री में सबसे पहले हमारे पास क्लासिकल इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ, रिकार्डो, ये मिल, ये 3 लोगों थे हमारे क्लासिकल इकोनॉमिक्स में, जिनकी किताबों में हम लोगों को थोड़ा सा एसेंस मिलता है अबाउट व्हाट माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग उसके ट्रेसेस मिलता है। एडम स्मिथ की एक बुक थी वेल्थ ऑफ नेशन, थोड़ा सा हम लोग याद रखते हैं एक पर्टिकुलर इंसान को, इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। उनके बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन, 1773 में इन्होंने पब्लिश किया था। यहाँ पर हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स मिल जाते थे। फिर हमारे पास न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, इसमें भी हम लोग एक नाम याद रखेंगे, अल्फ्रेड मार्शल। इनकी एक किताब थी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, 1890 पे इन्होंने ये बुक पब्लिश हुई थी और ये बुक के अंदर हमें काफ़ी चीज़ें मॉडिफाइड करके एडवांस वर्जन में मिल जाती है, प्रिंसिपल्स मिल जाते हैं, लॉज इन्होंने क्रिएट किया था, इसीलिए हमें ये भी जानना ज़रूरी है। न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट अल्फ्रेड मार्शल, जिन्होंने किताब लिखा था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स इन 1890। फिर ये सारे कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग नाम से पहचाने जाते थे, प्रोडक्ट प्राइसिंग के नाम पे, इंडिविजुअल के बारे में, ऐसे नाम उनका एक पर्टिकुलरली माइक्रो नहीं था। तो 1933 में एक और इकोनॉमिस्ट थे जो मैथ्स के माहिर थे, मैथ्स के फार्मूला, मैथमेटिकल फार्मूलाज को इकोनॉमिक्स के साथ जोड़कर उन्होंने काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन किया हुआ था। उनका नाम था रैगनर फिशिस्ट। इन्होंने 1933 में इन्होंने पहली बार ऐसे कॉन्सेप्ट्स का नाम माइक्रो इकोनॉमिक्स रखा था। माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है, मिक्रोस, विच मीन्स अ स्मॉल और अ मिलियन पार्ट। ये भी हम लोगों ने देखा था। स्कोप में हम लोगों ने देखा था माइक्रो इकोनॉमिक्स के कि कैसे प्रोडक्ट के प्राइसिंग को एस्टिमेट करने के लिए काम में आता है। हम लोगों ने डिमांड और सप्लाई को देखा था यहाँ पर। फिर उसके बाद में हमने फैक्टर प्राइसिंग को देखा था। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, उनके रिवॉर्ड्स कैसे कैसे मिलते हैं, जैसे कि लैंड को रेंट मिलता है, लेबर को वेजेस मिलते हैं, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। ये भी एस्टिमेशन माइक्रो इकोनॉमिक्स। फिर इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर भी था हमारे पास कि इकोनॉमिक्स किस तरह से हमें इकोनॉमिक वेलफेयर देता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, इन डेप्थ में पढ़े थे। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या फीचर्स होते हैं इनके और क्या इनके इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले आते हैं फीचर्स पे। फीचर्स पे एक एक पॉइंट करके निकाल लीजिए फटाफट से टेक्स्ट बुक और शुरू करते हैं अभी हम लोग आज का कॉन्सेप्ट। तो फीचर्स में पहला फीचर है हमारे पास, सबसे पहले आता है ये स्टडी किस चीज़ की, इंडिविजुअल यूनिट्स की। पहले हम लोगों ने कहा माइक्रो इकोनॉमिक्स किसी एक इंडिविजुअल पर्सन है या इंडिविजुअल फर्म है, इंडिविजुअल प्रोडक्ट है, किसी इंडिविजुअल की पढ़ाई करता है। ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं बताएगा आपको, सिर्फ एक चीज़ के बारे में बताएगा। इसीलिए इसकी पढ़ाई को हम कहेंगे स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल यूनिट। इंडिविजुअल यूनिट्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे इंडिविजुअल प्राइस क्या हो गया, इंडिविजुअल हाउस होल्ड का क्या हो गया, इंडिविजुअल फर्म्स का क्या हो गया, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे इसमें एक्सप्लोर करेंगे। तो पहला फीचर इसका आता है कि ये इंडिविजुअल्स की पढ़ाई करता है, ये एग्रीगेट की पढ़ाई नहीं करता। एग्रीगेट मतलब टोटल सब लोगों को एक साथ नहीं पढ़ाई करता, ये इंडिविजुअल के बारे में बताएगा आपको। तो इसका पहला फीचर क्या है, स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल यूनिट। सेकंड क्या है, प्राइस थियरी। व्हाट इज प्राइस थियरी। हम लोगों ने पूरा स्कोप पढ़ लिया, स्कोप के 2 पॉइंट्स प्राइस पर थे। स्कोप का पहला पॉइंट क्या था, प्रोडक्ट प्राइसिंग, दूसरा क्या था, फैक्टर प्राइसिंग। तो इसकी खासियत क्या है, ये प्राइसिंग डिसाइड करने में, प्राइस डिसाइड करने में हमारी काफी मदद करता है। तो सेकंड पॉइंट हमारे लिए हो गया प्राइसिंग थियरी। इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइसिंग थियरी। आपको मैं ये भी याद दिला दूं, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज प्राइसिंग थियरी। आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या हो गया, पार्शियल इक्विलिब्रियम। देखो ये टीचर को जरा, क्या ये आपको ऐसा नहीं लगता पार्शियल है? आपके साथ अक्सर ऐसा होता था, जब भी थोड़ा सा भी आप कुछ करो तो आपको बहुत सारी डांट मिलती थी। तो आप बोलते थे हाँ मेरे से ही टीचरों ने सारे के सारे बुरा मान के बैठे हैं, खुन्नस खा के बैठे हुए हैं, यही सारे वर्ड्स आप लोग इस्तेमाल करते हो। हम लोगों ने इनका क्या बिगाड़ा है पता नहीं, मुझे ही नज़र में रखा हुआ है। आपको हमेशा टीचर क्या लगते हैं, पार्शियल लगते हैं अपनी तरफ। तो क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स भी तो पार्शियल है? क्यों पार्शियल है? किसी एक फर्म के बारे में बताता है, बाकी सारों को तो इग्नोर करके बैठा हुआ है। जैसे आपको ऐसा होता था, जरा सा भी आपकी गलती हो गई तो फौरन क्या होता था, आपको डांट पड़ जाती थी। बाकी आपके दोस्त जितना भी कुछ करें उनको कभी डांट नहीं पड़ती थी। तो टीचर कैसे थे, उन्होंने सिर्फ आपको नजर में रखा हुआ है, बाकी सबको इग्नोर किया हुआ है। उसी तरह से ये माइक्रो इकोनॉमिक्स भी क्या करता है, ये पार्शियल अप्रोच रखता है। पार्शियल अप्रोच रखने का मतलब क्या हो जाता है, ये सिर्फ एक तरफा पढ़ाई करवाता है आपसे, एक सेक्शन दिखाता है, दूसरे सेक्शन के बारे में आपको इग्नोर करा के रखता है। जैसे मैं अगर बोलूं प्राइसिंग के बारे में, तो ये आपको या तो डिमांड सेक्शन के बारे में डिटेल में बताएगा या तो सप्लाई सेक्शन के बारे में डिटेल में बताएगा। दोनों को कंबाइन करके फोर्सेस नहीं डिराइव करके दिखाएगा।
तो पर्टिकुलर चीजों के बारे में ठीक है, लेकिन ये सेक्शंस को, बहुत सारे डिपेंडेंस को ये इग्नोर कर देता है। इसीलिए मैं कहता हूं ये एक तरफा चीजें बताता है, इसीलिए इसको हम कहेंगे पार्शियल इक्विलिब्रियम। ये किसी भी सेक्शन को अगर मेरे बारे में पढ़ाई कर रहा है तो मुझे सारे माहौल से बाहर करेगा और मुझे अकेला लाकर फिर उसके बाद में मेरे स्टडी करने की बात करेगा। अगर किसी कमोडिटी के बारे में तो सारे कमोडिटी को इग्नोर करेगा, वो एक कमोडिटी के बारे में एक्सप्लोर करेगा। तो यहां पर ये क्या दिखाएगा, ये पार्शियल इक्विलिब्रियम, ये चीजों को आइसोलेट करके एनालिसिस करता है। समझ में आता है इतना? नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है हमारे पास? नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन। ये हमेशा कुछ चीजें अज्यूम करके बताएगा आपको। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी बच्चे से ये कहूं कि ये बच्चे का 90% आ सकता है, ये बच्चे का 85% आ सकता है, ये बच्चे का 95% आ सकता है। पता है मेरे बोलने का मतलब, मैं सिर्फ क्लास में एक बार आपको ये बोल दूं, मैं आपको लेटर से आप ही को बोल रहा हूं, मैं बोला कि आपका 95% आएगा। पता है ये 95% आने के पीछे कितने सारे अजम्पशन है, कितने सारे अजम्पशन है बताओ मैं एक एक करके। पहला अजम्पशन है मेरा, आप रेगुलरली क्लास अटेंड करोगे। अजम्पशन है, बोला नहीं है मैंने पहले सिर्फ कितना क्या कहा आपको, मैंने कहा आपका 95% आएगा। इसमें क्या क्या मानकर चलना पड़ेगा? सबसे पहले मैंने मान के चला कि आप रोज क्लास टाइम पर आओगे, कभी छुट्टी नहीं करोगे, चाहे किसी की शादी हो, चाहे कोई बीमार पड़े, ये बच्चा रेगुलरली क्लास आएगा। दूसरा, जितने होमवर्क दूंगा वो सारे होमवर्क करके लाएगा। तीसरा, टेस्ट सीरीज में सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा, पढ़ाई कर कर आएगा। चौथा, घर से कोई दिक्कतें नहीं आएगी, ये पढ़ाई पूरा कॉन्स्टेंटली ये करेगा ना, इमोशनली ये कहीं प्रॉब्लम में क्रिएट करेगा ना, फाइनेंशियल इसके घर में कोई प्रॉब्लम होने वाला है। मैं सिर्फ एक बात बोला लेकिन उसके पीछे कितने सारे अजम्पशन हो गए। लेकिन मेरा ये बोलना कितना सिंप्लीफाइड था कि बेटा तुम्हारा 95% आएगा, बहुत सिंपल लगा आपको, लेकिन इसके पीछे कई सारे अजम्पशन जुड़े हुए थे। अगर इनमें से कोई एक क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा तो आपका ये क्राइटेरिया भी फुलफिल नहीं होगा, 95% नहीं आएगा। छुट्टियां करने लगोगे तो पहले दिन टीचर क्या बोलेंगे, बेटा अब तुम्हारा हमें नहीं लगता कि कुछ अच्छे परसेंटेज आएंगे। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि उनका पहले जब उन्होंने कहा था 95% तो उनके अजम्पशन कुछ बने हुए थे, वो अजम्पशन में एक अजम्पशन ब्रेक हो गया आपका रेगुलर अटेंडेंस का। आपके मार्क्स कुछ जगह कम आ गए तो उन्होंने कहा बेटा बहुत मेहनत करो वरना तुम्हारे 95 नहीं आएंगे। ये उन्होंने पहले नहीं कहा था लेकिन अब बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि अगर ये कंडीशन में कई सारे क्राइटेरिया में ये फुलफिल नहीं कर रहे, एक भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करोगे तो ये चीजें क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। कई सारे अजम्पशन हो सकते हैं, इकोनॉमिक्स में कई सारे अजम्पशन हो सकते हैं। पहला अजम्पशन ये मान के चल सकता हूं मैं कि गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होगा हमारी इकोनॉमी में, गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि मैं जैसा चाहूं वो प्राइस लगा सकता हूं, गवर्नमेंट हमारे प्राइस पर कोई कंट्रोल नहीं करेगी। मैं जितना चाहूं बना के बेच सकता हूं, गवर्नमेंट हमारे चीजों पर कोई कंट्रोल नहीं करेगी। ये भी एक अजम्पशन है, मैं ये भी अज्यूम कर सकता हूं। तो ये अजम्पशंस को हम लोग बोलते हैं सेटरस पेरबस। अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, जो मैं बात कर रहा हूं उसको छोड़ के बाकी सारी चीजें क्या रहेगी, अजम्पशन में रहेगी कि वो चीजें चेंज नहीं होगी। सो दैट इज व्हाट माय नेक्स्ट पॉइंट इज, इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमेशा कुछ अजम्पशंस पे बैठा हुआ रहता है, ठीक है इतना। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ रहा है, इट यूजेस स्लाइसिंग मेथड। देखो ये पिज्जा देखो क्या हो रहा है इसमें से, ये पूरे पिज्जा में से एक स्लाइस को निकाला जा रहा है। सर मुंह में पानी आ रहा है, मत पढ़ो ऐसी चीजें और ऐसे फोटोज मत डाला करो। अच्छा हो बेटा रमजान में नहीं आया हमारा ये लेक्चर, रमजान में आया होता तो आप लोगों के रोजों को तकलीफ हो जाती थी, ठीक है। सर वैसे भी मार्केट में मिल नहीं रहा है हम लोगों को, ये सब फोटोज मत दिखाओ। देखो इसको ध्यान से, इसी से हम लोग ये पॉइंट को समझेंगे। और डायग्राम बनाना पड़ेगा, पिज्जा नहीं बनाना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा ये पॉइंट पे। स्लाइसिंग मेथड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या होगा, हम क्या करते हैं, हम वो पूरा पिज्जा अज्यूम करो इकोनॉमी है हमारा, एक इकोनॉमी है, उसमें से हम क्या कर रहे हैं, एक सेक्शन को बाहर निकाल रहे हैं और उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। इसको कहते हैं स्लाइसिंग मेथड। ये क्या करता है, पूरे इकोनॉमी को एक साथ नहीं पढ़ रहा है, ये उसका एक हिस्सा निकालेगा और उसमें पढ़ेगा। यही तो मैं कह रहा था, ये सबके बारे में नहीं बताता, ये एक के बारे में बताता है। इस मेथड को हम क्या कहेंगे, स्लाइसिंग मेथड कहेंगे। ये पूरे इकोनॉमी को डिवाइड कर देता है छोटे छोटे सेक्शंस में और उन छोटे सेक्शंस को अलग कर कर फिर उसके बारे में उसकी स्टडी करता है। दैट इज नोन एज स्लाइसिंग मेथड। 2 मार्क्स के लिए सिर्फ स्लाइसिंग मेथड आ सकता है आप लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है, यूज अ मार्जिनल प्रिंसिपल, मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। मार्जिनलिज्म क्या होता है, मार्जिनलिज्म होता है कि सारी चीजें अपनी जगह ठीक है। लेटर से मैं प्रोड्यूस करता हूं, बिस्किट्स प्रोड्यूस करता हूं, मैंने हाइड एंड सीक प्रोड्यूस किया, मेरा क्वांटिटी ऐसा है कि मैं मान के चल रहा हूं कि लेटर से मैं 120 क्वांटिटीज बनाऊंगा, मेरा रोज का फिक्स है 120 क्वांटिटी में बनाता हूं। तो ये सवाल माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको हेल्प करेगा, बताएगा कि आप अगर 121वां 21st वाला एक क्वांटिटी अगर आप बढ़ाते हो तो आपके इकोनॉमी में क्या चेंज आएगा, आपके पूरे कैलकुलेशन में क्या चेंज आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेटर से हमारे क्लास में
30 बच्चों का लिमिट है। लेटर से ऑनलाइन बैच के लिए हमारे पास कितने बच्चों का लेक्चर है, लिमिट है 30 बच्चों का। अज्यूम कर लेते हैं, वैसे कोई लिमिट नहीं है हमारे इसमें, अज्यूम कर लेते हैं 30 बच्चों का है। उसके बाद में मुझे क्या करना पड़ा, मैंने 30 बच्चों के हिसाब से उनको फीस भर दिया कि हमारा ये ऐप ऐसे डेवलप करो कि 30 बच्चे इसमें आराम से आकर बैठ जाए। मेरा ये बोलना है कि मार्जिनलिज्म अप्रोच क्या बोलता है, 30 बच्चों तक कोई दिक्कत नहीं है, इकोनॉमी में कोई चेंज नहीं आएगा, आपके खर्चे वैसे ही रहेंगे। लेकिन अगर 31वें बच्चे ने एडमिशन ले लिया तो आपकी इकोनॉमी में क्या चेंज आएगा, आपके प्रॉब्लम्स क्या होंगे क्या नहीं होंगे। क्लासरूम में 30 बच्चों की कैपेसिटी है मेरे, अगर 31वें बच्चे ने एडमिशन ले लिया क्या चेंजेस हो सकता है, सर एक नया क्लासरूम लगेगा, हाँ एक नया क्लासरूम लगेगा, उसका रेंट मुझे ऐड ऑन करना पड़ेगा, उसके लिए लाइट की फैसिलिटी लगेगी, उसके लिए बोर्ड लगेगा, उसके लिए मार्कर्स लगेंगे, उसके अलावा उसके लिए टीचर्स लगेंगे। तो मुझे ये पता चल जाता है कि एक बच्चे के आने से मेरी इकोनॉमी में क्या चेंज होगा। मार्जिनलिज्म, एन एडिशन मेड टू एन एग्जिस्टिंग यूनिट। अगर किसी एग्जिस्टिंग यूनिट में अगर हमने एक एडिशन कर दिया तो इकोनॉमी में क्या चेंज आ रहा है, ये बताने की मदद करता है हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर होता है मार्जिनलिज्म अप्रोच किसके बारे में बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। पूरा का पूरा अल्फ्रेड मार्शल का जो इकोनॉमिक्स है ना वो मार्जिनलिज्म पर है, मार्जिनलिज्म के ऊपर उसने बहुत फोकस किया। उसने कहा कि ये एग्जिस्टिंग इकोनॉमी में चेंज आने से क्या चेंज आएगा, दैट इज ऑल अबाउट व्हाट मार्जिनलिज्म। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा हमने पढ़ा इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करता है, प्राइस थियरी है, प्राइस डिसाइड करता है हमें सारी चीज़ों की। उसके अलावा हमने पढ़ा पार्शियल इक्विलिब्रियम में, ये एक तरफा पढ़ाई बताता है, ये दोनों सेक्शंस को नहीं बताता। चौथा हम लोगों ने पढ़ा कि कुछ अजम्पशन बेस्ड पर इसकी पढ़ाई होती है, कुछ अजम्पशन किए जाते हैं, अजम्पशन के बेस पे हम लोग क्या करते हैं इसकी पढ़ाई करते हैं। कई सारे अजम्पशन हो सकते हैं हमारे, उसमें से एक लेजी स्फेयर था जहाँ पर हम लोगों ने कहा कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होगा। उसके अलावा हमने स्लाइसिंग मेथड पढ़ा, स्लाइसिंग मेथड में हमने देखा कि किस तरह से पूरी इकोनॉमी में से एक हिस्से को निकाल कर वो पढ़ाई करता है। फिर हमने देखा लास्ट में अभी देखा हम लोगों ने मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल का वो इस्तेमाल करते हैं। अब अगला पॉइंट हमारा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ रहा है, सिंपल सा पॉइंट है, वो कह रहा है कि ये आपके मार्केट स्ट्रक्चर को एनालिसिस करने में काम आता है। व्हाट इज मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट हम किसको कहते हैं, बेसिकली इकोनॉमिक्स में मार्केट हम कहते हैं जहां पर भी बायर एंड सेलर इंटरैक्ट कर सकते हो, दैट इज अ मार्केट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ फिजिकल मार्केट, आई एम टॉकिंग एज वेल एज ऑनलाइन मार्केट्स। ये सारे के सारे मार्केट जहां पर एक बायर और एक सेलर इंटरैक्ट कर जाए वो मार्केट है। इकोनॉमिक्स हमारा सिंपल समझाता है। तो हमारे कितने तरह के मार्केट होते हैं, अलग अलग तरह के मार्केट होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कपड़ों का मार्केट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाजियों का, मैं ऐसे मार्केट का डेफिनेशन नहीं डिसाइड कर रहा हूँ, मैं मार्केट की बात कर रहा हूँ, मार्केट स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट है, ऐसा मार्केट जहां पर कॉम्पिटिशन बहुत है, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन है। तो यहाँ पर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन क्या हो जाता है, मोनोपोलिस्टिक में परफेक्ट कॉम्पिटिशन और मोनोपोली दोनों हो जाता है। सर मोनोपोली पहले समझाओ, मोनोपोली हो जाता है, मोनोपोली में क्या होता है, सिंगल सेलर है, एक ही दुकान है पूरे बाजार में जो वो चीज बेच रहा है, उसके अलावा उसका कोई कॉम्पिटिशन नहीं, इसको हम मोनोपोली कहते हैं। मोनोपोलिस्टिक कॉम्बिनेशन कॉम्पिटिशन, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोपोली और परफेक्ट कॉम्पिटिशन का है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, दोनों को मर्ज करके बता देंगे। जैसे यहां पर कंपटीशन भी होगा और मोनोपोली भी होगी। कैसे होगा, इसका एक चैप्टर है पूरा का पूरा, हम लोग वो उसमें डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल मैं थोड़ा आइडिया देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल बर्गर के लिए क्या मोनोपोली है केएफसी का, केएफसी के बर्गर के लिए केएफसी वालों का मोनोपोली है, लेकिन क्या उसको कंपटीशन है मैकडॉनल्ड के बर्गर से, बिल्कुल है। तो यहां पर कंपटीशन भी है, मोनोपोली है। मैकडॉनल्ड वाला कभी केएफसी के बर्गर नहीं बना सकता, केएफसी वाला मैकडॉनल्ड के बर्गर्स नहीं बना सकता। तो इन दोनों के बीच में मोनोपोली तो है, आपको केएफसी के बर्गर खाने केएफसी में जाना पड़ेगा, मोनोपोली है। लेकिन इनको किससे कंपटीशन है, इनको मैकडॉनल्ड से कंपटीशन है, इनको बर्गर किंग से प्रॉब्लम है, इनको आरामोस से है कंपटीशन, सारे लोगों से कंपटीशन है। तो ये हम क्या करेंगे, इसको हम कहेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ओलिगोपोली होती है। ये सारे अलग अलग तरह के मार्केट है, तो आपको एनालिसिस करने में काम देता है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स कि ये किस तरह का मार्केट है। लास्ट हमारे पास क्या होता है, इसका स्कोप बहुत लिमिटेड है। सही बात है, इसका स्कोप लिमिटेड है, एक फर्म एक इंडिविजुअल तक महदूद है, एकदम रिस्ट्रिक्टेड है। आप नेशन वाइड कोई कॉन्सेप्ट नहीं बना सकते इसके ऊपर। तो इसका अप्रोच कैसा, बहुत लिमिटेड स्कोप। तो ये हमारे फीचर्स हैं। पहले हम लोगों ने क्या कहा, थोड़ा सा याद कर लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा कि ये इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करता है। सेकंड हम लोगों ने क्या पढ़ा, सेकंड हमने कहा कि भैया प्राइस डिटरमाइन करने के लिए काम में आता है, प्राइस हम लोग डिसाइड कर सकते हैं इससे, ये भी हम लोगों ने पढ़ ली। थर्ड हमने क्या पढ़ा, हमने कहा कि ये पार्शियल इक्विलिब्रियम है। पार्शियल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया, एक तरफा बताता है। उसके बाद चौथा पॉइंट हमने क्या कहा कि ये सर्टेन अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है, कुछ चीजें मानकर चलनी पड़ेगी, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट सेटरस पेरिबस। उसके बाद में हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने कहा कि ये सर्टेन अजम्पशन के बाद स्लाइसिंग मेथड का इस्तेमाल करता है। ये पूरी इकोनॉमी को एज अ होल नहीं बताता है, ये एक सर्टेन सेक्शन को बताता है, ड्राइव करता है। फिर हमने कहा कि ये मार्जिनलिज्म अप्रोच का इस्तेमाल करता है।
फिर हमने कहा कि ये बहुत ही क्या है, अलग अलग तरह के मार्केट के एनालिसिस करने में काम आता है और बहुत लिमिटेड स्कोप है इसका। इतने ही फीचर्स हैं हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के। इसके बाद अगर आप लोग एनालिसिस करो ना, तो ये काफी सारी आंसर जो है वो एक ही बातें घुमा घुमा कर बार बार आपसे कर रही, लेकिन इनमें बारीकियां हैं, कुछ चीजें आप लोगों को आइडेंटिफाई करके रखनी पड़ेगी। जैसे इंडिविजुअल स्टडी के बारे में अगर हम लोग लिखने जा रहे हैं, मैं अंदर के कंटेंट की बात कर रहा हूं, मुझे इंडिविजुअल चीजों के बारे में बहुत सारी बातें करनी पड़ेगी। फर्म, यूनिट, पर्सन, प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ कमोडिटी, ये सारी चीजें बोलनी पड़ेगी। अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर प्राइस के बारे में, तो मुझे दोनों प्राइस के बारे में बात करना पड़ेगा, प्रोडक्ट के बारे प्राइस के बारे में भी लिखना पड़ेगा और फैक्टर प्राइसिंग के बारे में भी लिखना पड़ेगा। अगर मैं पार्शियल इक्विलिब्रियम की बात करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर बताना पड़ेगा किस तरह से दो फैक्टर्स के बैलेंस को नहीं मर्ज करता है। वो क्या होता है, वो एक तरफा की चीज़ें बताता है, पार्शियली आपके इकोनॉमी को डिफाइन करता है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा, सर्टन अजम्पशन। सर्टन अजम्पशन में कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों को देखने पड़ेंगे। उस एग्जाम्पल्स के साथ में आपको लेजिस फेरी का एग्जाम्पल दे सकते हो आप लोग। और लेजिस फेरी ज़रा फेमस है, जिसमें हम लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए मार्केट में। गवर्नमेंट इंटरवेन करती है तो यहाँ पर इकोनॉमी स्टेबल नहीं हो सकती, हमारे हिसाब से मार्केट नहीं चल सकता। फिर उसके अलावा हम लोगों ने देखा स्लाइसिंग मेथड है। स्लाइसिंग मेथड में हमें बताना पड़ेगा, एग्रीगेट इकोनॉमी के बारे में नहीं बात कर रहा, वो एक सर्टन सेक्शन को निकालने के बारे में बात कर रहे हैं। मार्जिनलिज्म के बारे में अगर हम लोग लिखने जाएंगे तो मुझे बताना पड़ेगा एडिशन, एक एडिशन होने के ऊपर हम लोगों को क्या चेंजेस आ सकते हैं। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से मार्केट स्ट्रक्चर में मार्केट्स के नाम लिखने पड़ेंगे आपको। और लास्ट में लिमिटेड स्कोप में आपको बताना पड़ेगा, ये नेशन वाइड स्टडी नहीं करता है, ये एक लिमिटेड सर्टन सेक्शन के बारे में स्टडी करता है। इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, अहमियत क्या है। इंपॉर्टेंस का मतलब समझो, कभी कभी आप लोग ऐसा बोलते हो अपने घर पर कि जब मैं नहीं रहूंगी या नहीं रहूंगा तो पता चलेगा तुमको, मेरी कमी महसूस होगी। घर पे ऐसे ही बोलते हो, कभी कभी दोस्तों के बीच में ऐसे ही बोलते हो। क्या बताना चाहते हो, या आप बताना चाहते हो आपका इंपॉर्टेंस है। आप कभी कभी ऐसा भाव खाते हो, सब पिकनिक जा रहे हैं, नहीं मैं नहीं आ रहा हूं, अम्मी ने मना किया हुआ है, भाव खाते हो। क्यों? ताकि आपको आपका इंपॉर्टेंस पता चले कि दोस्त बुला रहे हैं तो आपका इंपॉर्टेंस है, नहीं बुला रहे हैं तो आपका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। भाव खाते हो, फिर बस के दिन बस के वक्त पर भाग के जाके पहुंच जाओगे पैसे लेके। आपकी अम्मी ने 10 दिन पहले ही दे दिया होता है पैसे, लेकिन आप नहीं देते। आप क्या चेक करना चाह रहे हो, इंपॉर्टेंस चेक करना चाह रहे हो कि बाकी दोस्तों की नज़र में कितना इंपॉर्टेंस है, थोड़ा भाव खाते हो। इंपॉर्टेंस का मतलब है कि इसकी अहमियत क्या है, कहाँ कहाँ पर ये माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बगैर क्या क्या चीज़ें हम नहीं कर सकते और इसके साथ हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस की तरफ आते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास प्राइस डिटर्मिनेशन। अब हम लोगों ने अभी से पढ़ा कि इतने सारे जगह प्राइस आइडेंटिफाई करने के लिए काम में आता है, स्कोप में भी पढ़ा, फीचर में भी पढ़ा, तो बड़ा ऑब्वियस है इसकी अहमियत है कि किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी फैक्टर का प्राइस निकालने के लिए बहुत काम आता है। अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं होता ना, तो हम डिसाइड नहीं कर पाते कि कैसे क्या प्राइस निकलेगा। मैं एक एग्जांपल के तौर पे देता हूँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं होता ना, तो हमारे यहाँ का रेंट और पूरी इंडिया का रेंट एक ही होता, सेम रेंट होता, सब सारे बिल्डिंगों का। बैंड्रा में भी वही होता, और आपका फोर्ड में भी वही होता, मुलुंड में भी वही होता, डोंबिवली में भी वही होता, कल्याण में भी वही होता, सब जगह, अंधेरी में भी वही होता, सब जगह वही होता। माइक्रो इकोनॉमिक्स आइडेंटिफाई करता है कि ये रीजन कैसा है और इस रीजन के अंदर लोग कैसे रहते हैं, इस रीजन के अंदर कितना डेवलपमेंट हुआ है, तो उस हिसाब से इस रीजन का रेंट कितना होना चाहिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का काम नहीं है। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, पूरा देश, इंडिया एक ही तो है, चलो सब जगह एक ही रेंट चलेगा, बट ऐसे नहीं होता। माइक्रो इकोनॉमिक्स आइडेंटिफाई करता है कि कैसे कैसे रेंट डिसाइड किया जाए, कैसे कैसे मजदूरों को सैलरी दिया जाए, कैसे कैसे इंटरेस्ट मिलना चाहिए, कैसे कैसे प्रॉफिट कमाना चाहिए। ये सारी चीजें हेल्प कौन कर रहा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कर रहा है। नेक्स्ट पार्ट क्या आता है, सेकेंड पॉइंट हमारे पास आता है फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी, फ्री मार्केट का मतलब क्या होता है मालूम है, जहां पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं हो। आपको लगता है मार्केट में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है या नहीं है? हमारे मार्केट्स में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है या नहीं है? गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है क्या? बिल्कुल होती है, कई सारी चीजों में होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट कई बार नेसेसरी गुड्स के प्राइस में भी इन्वॉल्व होती है। वो कहती है दाल को इससे ज्यादा महंगा मत बेचो, चावल को इससे ज्यादा महंगा मत बेचो, नमक को इससे ज्यादा महंगा मत बेचो। ये क्या कर रही है, ये प्राइस में इंटरवेन कर रही है, बराबर है। एज अ बिजनेसमैन मेरे लिए तो ये प्रॉब्लमेटिक है ना, मैं कस्टमर की तरफ से नहीं सोच रहा हूं, मैं एज अ बिजनेसमैन सोच रहा हूं, मेरे लिए तो ये प्रॉब्लम है। मैंने कहा दाल 250 रुपए किलो बेचो,
गवर्नमेंट बोलती है नहीं आप 150 रुपए के ऊपर नहीं बेच सकते, तो मेरे लिए 100 रुपए का हर एक किलो पर लॉस है, इंटरवेंशन है। मैंने कहा ठीक है एक काम करो प्रोडक्शन बढ़ा दो, गवर्नमेंट ने बोला नहीं आप ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते, गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, तो भी दिक्कत है मेरे लिए। मैं बोला भाव भी बढ़ाने नहीं दे रहे हो, प्रोडक्शन ज्यादा करने में क्यों करती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट कई सारे रीजन होते हैं जिसके वजह से ये सारी चीजें करती है, वो कंज्यूमर के भलाई के लिए करती है, लेकिन एक बिजनेसमैन के लिए ये एक प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। कैसे बनाना चाहिए, क्या बनाना चाहिए, कितना बनाना चाहिए, सब पर रेस्ट्रिक्शन। मैगी वालों को हमने मैगी बनाने नहीं दिया, हमने कहा कि आपके मैगी में लीड है, लीड मतलब आगे का इंफॉर्मेशन नहीं बोल रहा हूं मैं, पेंसिल के अंदर जो आता है वो लीड है। हम लोग नहीं ऐसे नहीं बना सकते हैं, पूरे कस्टमर ने कहा कि टेस्टी होता है, गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं आपके हेल्थ के लिए खराब होता है। आपने सबने बोला आज तक फर्क नहीं पड़ा हमारे दिमाग में, अब आगे कैसे फर्क पड़ेगा? गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं हम रिस्क नहीं ले सकते, वैसे ही आधे लोग पागल हैं। तो उन्होंने बनाने पर भी रेस्ट्रिक्शन किया, नंबर ऑफ प्रोडक्शन पे भी रेस्ट्रिक्शन किया और प्राइस पर भी रेस्ट्रिक्शन किया। इसको हम फ्री इकोनॉमी नहीं कहते। तो अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है कि बिना गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के हम कितना बनाना चाहिए, क्या बनाना चाहिए, किस प्राइस पे बनाना चाहिए, ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर फ्री मार्केट ये हेल्प करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो हमारे पास थर्ड पॉइंट आता है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड देखो, फॉरेन ट्रेड का मतलब ये सिंपल है कि आप देखो अगर मैं अब्रॉड में कुछ गुड्स सेल कर रहा हूँ, चीजें बेच रहा हूँ, तो मुझे कई सारी चीजें मुझे नजर में रखनी पड़ती है। सबसे पहले मुझे क्या नजर में रखना पड़ता है, जो मैं चीज बेच रहा हूँ उस पर टैक्स कितना लगेगा, टैरिफ कितने लगेंगे, कितने तरह के टैक्सेस लगेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज मुझे क्या सोचना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ से चीजें बेच दूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वहां से डॉलर्स में पैसे मिलेंगे। लेटर से अमेरिका में कर रहा हूँ मैं, डॉलर्स में मिलेंगे या कहीं से पॉइंट्स में मिल रहे हैं, तो मैंने क्या किया, डॉलर्स एक्सचेंज करने के लिए वो मुझे देखना पड़ेगा कि क्या भाव चल रहा है। लेटर से जब मैंने एक्सचेंज किया तब उसका भाव तो 78 रुपीज़, आज मैंने गुड्स बेचा तब था उसका भाव 78 रुपीज़, तो इसके हिसाब से मैंने प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया रहूँगा। और 2 महीने के बाद लेटर से उसका पेमेंट आने वाला है, तब उसका प्राइस हो गया 74, तो क्या मुझे लॉस हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स आइडेंटिफाई करने के लिए काम में आता है 2-3 चीज़ें। पहला तो हमें टैरिफ पता चल जाता है कि कौन सी कमोडिटी को बेचोगे तो कितना टैक्सेशन लगेगा, कितना आपको टैक्स लगेगा, कितना टैक्स माफ है, कितना आपको फ्री जोन में जगह मिल सकता है, ये पता करने के लिए काम में आ रहा है। दूसरा, क्या फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस में हमारे पास एक्सचेंज रेट क्या होने वाले हैं, ये हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए काम में आते हैं। अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे तो हमें कितना मुनाफा होगा या नुकसान होगा, ये भी आइडेंटिफाई करने के लिए काम में आता है। तो बेसिकली फॉरेन ट्रेड में हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का रोल काफ़ी अच्छा है। यह हमें चीज़ें आइडेंटिफाई करने में काफ़ी काम आती है कि कौन सी चीज़ें बेचनी चाहिए बाहर, कौन सी चीज़ों का एक्सचेंज रेट अच्छा मिल सकता है, कौन सी चीज़ों में हमारे कंट्री को गेन हो सकता है, ये सारे आइडेंटिफाई करने के लिए भी हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स की बहुत ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये थे हमारे 3 पॉइंट। सबसे पहले पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया हुआ था, सबसे पहले डिस्कस किया था प्राइस कैसे डिटरमाइन करते हैं, प्राइस डिटर्मिनेशन में कैसे काम आता है हमें। दूसरा हमने आइडेंटिफाई किया फ्री मार्केट में हम लोग किस तरह से इकोनॉमी को चला सकते हैं। तीसरा पॉइंट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया फॉरेन ट्रेड में कैसे आता है। इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग, ये हमारा 4th पॉइंट है। व्हाट डू यू मीन बाय मॉडल बिल्डिंग? मैं कभी कभी जाता हूँ, कभी मुझे लेटेस्ट से मुझे घर खरीदना है तो मैं क्या करता हूँ, नए कंस्ट्रक्शन में जाता हूँ। तो नए कंस्ट्रक्शन में मैं जैसे गया, मुझे वहां पर आकर क्या करते हैं वो लोग, मैं बोलते हैं कि ये ज़मीन है, ये ज़मीन पर क्या होने वाला है, पूरा बिल्डिंग खड़ा होने वाला है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन ये बिल्डिंग दिखेगा कैसे? तो वो लोग क्या करते हैं, एक मॉडल बनाकर रखते हैं, एक मॉडल बनाया रहता है, वो हमें मॉडल में दिखाते हैं। ये देखिए सर, ये ए विंग है, ये बी विंग है, ये इतने से माले का बनने वाला है, ये 17 माले का बनने वाला है, 26 माले का बनने वाला है, आपको कहाँ पर चाहिए? मैंने बोला 26 माले वाला चाहिए। 26 माले में कौन सा फ्लोर कैसा दिखेगा, कौन सा रूम कैसा दिखेगा, ये तक बता देते हैं। क्या एक्चुअल में बिल्डिंग बना है? नहीं बना है, लेकिन क्या एक मॉडल बना हुआ है जैसे कैसे काम करेगा ये बिल्डिंग, बिल्कुल बना हुआ है। इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स भी एक मॉडल बिल्ड करके दे देता है, बड़े आसानी से काफ़ी चीज़ें इजीली आपको समझाने की कोशिश करता है। कैसे कर पाता है ये? क्योंकि इस पे हम लोग अजम्पशंस लगा देते हैं, हम मानकर चलना शुरू हो जाते हैं। तो किसी भी चीज़ को आसानी से समझने के लिए हमें क्या करता है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स बड़ी आसानी से हेल्प करता है। कोई भी क्रिटिकल, कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन को आसानी से समझा देता है। जैसे मैं सिंपली आपसे ये कहूँ कि जब जब चीज़ों के भाव बढ़ेंगे, लोग उसको कम खरीदेंगे, और जब जब चीज़ों के भाव कम होंगे वैसे वैसे लोग उसको खरीदना शुरू कर देंगे, बढ़ा देंगे खरीदना, बिकना उसका शुरू ज़्यादा हो जाएगा। सिंपली मैंने समझा दिया।
मैंने इसमें कई सारी टेक्निकल चीज़ें आपको नहीं बताई। मैंने ये नहीं बताया एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। मैंने ये नहीं बताया कि उस जगह पर जहाँ पर मैं भाव कम ज़्यादा करने वाला हूँ वहाँ की आबादी कितनी है, वहाँ पर लड़के कितने हैं, वहाँ पर लड़कियाँ कितने हैं, कमाते कितने वो लोग, वो ये सारी बातें नहीं किया मैंने एक ही बात कहा कि जब भाव गिरेगा तब लोग खरीदना शुरू करेंगे और जब भाव बढ़ेगा लोग खरीदना कम कर देंगे। तो ये मॉडल बिल्ड करके मैंने आपको दे दिया, तो आप एक ही कॉन्सेप्ट पर पूरी दुनिया में चला सकते हो। तो कोई भी क्रिटिकल या टेक्निकल चीज़ों को बड़े आसानी से माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, अपने कॉन्सेप्ट में समझा देता है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारे पास, पॉइंट नंबर 5, बिजनेस मैन कैसे डिसीजन ले सकते हैं, बिजनेस के डिसीजन फैसले कैसे ले सकते हैं। बिजनेसमैन कई चीज़ों के फैसले ले सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प के तरीके से। जैसे पहले हम लोगों ने बड़ा प्राइस डिसाइड करने में काम आता है। अच्छा, प्राइस अगर डिसाइड हो गया तो मुझे पता चल जाएगा मुझे कितना बनाना चाहिए। अगर प्राइस डिसाइड होने के बाद मुझे ये लग रहा है कि प्रॉफिट नहीं हो रहा तो मैं नहीं बनाऊंगा, सिंपल डिसीजन है। मार्केट में कोई 10 रुपए के ऊपर कोई प्रोडक्ट को देने वाला नहीं है और मेरा खर्चा बनाने का 11 रुपए हो रहा है तो मैं वो प्रोडक्ट बनाऊंगा ही नहीं। क्या मैंने फटाफट डिसीजन ले लिया? यस। मार्केट ने 12 रुपए देने के लिए तैयार हुआ है तो मुझे अब क्या डिसाइड करने में और आसान हो जाएगा, चलो बनाना तो कंफर्म है, कितना क्वांटिटी बनाकर बेचूं, मार्केट में डिमांड कैसे होगा, मेरा कॉस्ट कितना आ जा रहा है, कॉस्ट मैं कम कर सकता हूँ, ज्यादा कर सकता हूँ, मैं कैसे उसको बचा सकता हूँ, मैं प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये मुझे फौरन क्या हो जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है बिजनेस के बड़े बड़े डिसीजन लेने के लिए। बड़े आसानी से डिसीजन लिया जा सकता है इससे, माइक्रो इकोनॉमिक्स के हेल्प से। गवर्नमेंट के भी काफी काम में आता है ये। हमारा अगला पॉइंट ये यूजफुल टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स के हेल्प से कई सारी पॉलिसी बना लेती है। जैसे टैक्सेशन कितना होना चाहिए, टैक्स कितना रखा जाए, कितना परसेंटेज किसको देना चाहिए, कितना परसेंटेज। पता है हमारी गवर्नमेंट जो स्लैब्स यूज करती है, टैक्सेशन की पॉलिसी यूज करती है, वो कैसी है? वो गरीबों को टैक्स माफ करती है, थोड़े अमीरों को थोड़ा सा टैक्स देती है, थोड़े ज्यादा अमीरों को थोड़ा ज्यादा सा टैक्स देती है, थोड़ा और ज्यादा अमीरों को थोड़ा और ज्यादा। यानी जितने आप अमीर हो टैक्सेशन उतना ज्यादा होता जाएगा, जितने आप गरीब हो टैक्सेशन उतना कम होता जाएगा। क्या ये बेनिफिशियल नहीं है हमारे लिए? बिल्कुल बेनिफिशियल है। अगर सबके लिए एक जैसा टैक्स होता, सबके लिए बोला जाता 20% टैक्स दे दो, तो गरीब उसमें मर जाता, क्योंकि गरीब के लिए 1000 रुपए में 200 रुपए बहुत मायने रखते हैं। अगर वो 1000 रुपए कमाता है उसको 200 रुपए आप टैक्स देने के लिए तो बहुत मायने रखते हैं उसके लिए। लेकिन अगर कोई करोड़ों कमा रहा है उसके लिए अगर आप 20% बोलोगे ठीक है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गरीब भूखा मर सकता है। तो ये पॉलिसी उनके बनाने के काफी काम में आ जाती है। टैक्स कैसे पॉलिसी फ्रेम किया जाए, कैसे हम रिसोर्सेज को एलोकेशन किया जाए, हमें किस तरह के प्राइस क्या डिटरमाइन करने चाहिए, ये पॉलिसीज ड्राफ्ट करने के बाद गवर्नमेंट के लिए बड़ा आसान हो जाता है कि स्पेंडिंग कहाँ करना चाहिए, लोगों को ज्यादा भलाई कहाँ हो रही है, लोगों की जहाँ भलाई हो रही है हम वहाँ क्या करेंगे, ज्यादा स्पेंडिंग करेंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो हेल्प्स गवर्नमेंट टू टेक अ मेजर डिसीजन एंड टू फ्रेम पॉलिसीज। अब हमारे पास जो लास्ट आता है कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं। हम लोग ने वेलफेयर इकोनॉमिक्स कहीं और पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था हमने पढ़ा था कुछ माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्स हाउ बेस्ट रिजल्ट्स कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। याद आता है यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेस का बेहतरीन इस्तेमाल बिजनेसमैन के जरिए, ताकि मैक्सिमम लोगों को क्या मिल सके, उसका सेटिस्फैक्शन मिल सके और उससे समाज में ज्यादा से ज्यादा भलाई हो। तो दैट इज ऑल अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले हिस्ट्री पढ़ा, फिर स्कोप पढ़ा, फिर फीचर्स पढ़ा, फिर इंपॉर्टेंस पढ़ा। सर इस पे सवाल कैसे ड्राफ्ट होता है? बेटा ये पूरा का पूरा एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं आया है अभी तक। ये 2-2 मार्क्स के लिए लोग पूछते हैं सवालों को। इस साल आ सकता है, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि इस साल सिलेबस चेंज हुआ है, पूछने का तरीका चेंज हुआ है। इस साल चीजें आसान करने के लिए हो सकता है आपसे फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पूछ ले, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पूछ ले, बड़े बड़े सवाल पूछ ले। लेकिन ये आज तक ऐसे आया नहीं है। ये 2-2 मार्क्स के लिए आता है। आपको डायरेक्टली बोलेगा पार्शियल इक्विलिब्रियम, डिफाइन पार्शियल इक्विलिब्रियम, डिफाइन स्लाइसिंग मेथड। ये अंदर के पॉइंट को एक आपको दे देगा और बोलेगा कि चलो एक्सप्लेन करो। ठीक है, हिस्ट्री नहीं देगा, हिस्ट्री में मत जाओ। स्कोप आपको 4 मार्क्स के लिए दे सकता है। एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। बाकी जितने मॉडल बिल्डिंग है, चाहे आपका इंडिविजुअल यूनिट है, ये इंडिविजुअल 2-2 मार्क्स के लिए आता है। इसलिए मैंने इसके शॉर्टकट्स नहीं बनाया, मैं आपको शॉर्टकट्स भी बना कर दूंगा, लेकिन ये क्वेश्चंस बड़े क्वेश्चंस के लिए नहीं आते हैं, इसीलिए मैंने इनके शॉर्टकट्स नहीं बनाए। आपको हर एक पॉइंट समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। स्लाइसिंग मेथड में मैंने पिज्जा बनाया, आपको एक सर्कल बनाना पड़ेगा, वैसे ही आइडेंटिफाई करने के लिए डायग्राम बनाने पड़ेंगे आपको। 2 मार्क्स के लिए आएगा। आधा पेज मैक्सिमम लिखना रहेगा हम लोग को, आधे पेज लिखेंगे, 2 मार्क्स के लिए सफिशिएंट है। बट कोई भी पॉइंट पर वो पूछ सकता है, आपको बोल सकता है कि यूजफुल टू गवर्नमेंट
और गवर्नमेंट के कैसे इस्तेमाल में, फाइनेंस के लिए कैसे, फॉरेन मार्केट ट्रेड के लिए कैसे, किसी भी तरह से पूछ सकते हैं। उसके फेवरेट अगर मैं बोलूँ स्लाइसिंग मेथड है, पार्शियल इक्विलिब्रियम है, इंडिविजुअल यूनिट है, और उसके फेवरेट्स में और क्या आ जाता है हमारे पास, वेलफेयर इकोनॉमिक्स भी आ जाता है, पूछ लेता है कभी कभी, या डायरेक्टली माइक्रो इकोनॉमिक्स ही बोल देगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को डिफाइन करो 2 मार्क्स के लिए, ऐसे माइक्रो इकोनॉमिक्स डिफाइन होता। ये हमारा आधा चैप्टर हो गया खत्म। अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, बाकी का मैक्रो इकोनॉमिक्स करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आता है? वेरी गुड, एंजॉय। कल सैटरडे संडे एंजॉय करो। सी यू ऑल ऑन मंडे विथ बीके। मैं नंबर ऑफ लेक्चर्स धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, और अभी तक काफ़ी बच्चों के इश्यूज आ ही रहे हैं, तो मैं इसीलिए थोड़ा सब्र कर रहा हूँ। ऑनलाइन लेक्चर्स की हैबिट नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। सी यू ऑल टुमारो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।